अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर और सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स थी। आज हमने उसकी तीसरी टाइप के बारे में बात करनी है, वो है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन स्ट्रक्चर को हम सिंपल वर्ड्स में लूप भी कहते हैं। हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि हमारा रिपीटिशन स्ट्रक्चर ये किस तरह से हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की ही एक टाइप है। तो अगर हम इसकी इस डायग्राम को देखें तो देखिए जी, जब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंडर एंटर होता है, जो लूप हो, जो रिपीटिशन स्ट्रक्चर हो, तो वो सबसे पहले किसी एक कंडीशन को चेक करेगा। जिस तरह से हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कोई भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो किसी एक कंडीशन पर बेस करता था, इसी तरह से रिपीटिशन स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम का जो फ्लो है वो भी कंडीशन के ऊपर ही बेस करता है। लेकिन इसमें और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जब भी कोई स्टेटमेंट रन होती है तो वो सिर्फ एक मरतबा रन होती है, यानी वो जो हमारे पास अंदर ब्लॉक होता है वो एक मरतबा रन होता है, उसके अंदर भी कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन हमारे रिपीटिशन स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट जो भी हमने उसके एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक के अंदर लिखी होती है वो रन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ से ये रन होने के बाद दोबारा फिर से प्रोग्राम उसी कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यही स्टेटमेंट दोबारा से रन होगी, यानी उस वक्त तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो हमारी कंडीशन है जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी हमारा कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और उस हमारे रिपीटिशन स्ट्रक्चर के बाहर, यानी उस लूप से बाहर जो भी लिखा होगा वो उसके बाद उसे रन करेगा। अभी उसके बाद कोई और स्टेटमेंट भी लिखी हो सकती है और उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम रिटर्न 0 कर रहा हो, यानी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा हो। तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हमें 100 मरतबा लिखना है, प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करना है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो इसका सब पहला तरीका तो ये हो सकता है जो कि हमने अब तक पढ़ा है कि हम सी आउट करके उस स्टेटमेंट को 100 मरतबा रन कर जो है वो डिस्प्ले करें, यानी 100 मरतबा सी आउट की लाइन जो है उसे लिखें। तो एक अच्छी जो हमारे पास प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ये नहीं हो सकती कि हम एक छोटे से काम को करने के लिए इतनी सारी स्टेटमेंट्स लिखे, अपने प्रोग्राम को इतना ज़्यादा मैसी कर दें। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो यही रिपीटिशन स्ट्रक्चर या लूप है। यानी अगर हम किसी काम को एक मुकर्ररा नंबर उस तक करवाना चाहते हैं कि इतनी मरतबा हमारा ये काम हो, तो उसको करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी लूप हमें बिल्कुल छोटे से कोड से एक बहुत ज़्यादा जो हमारा आउटपुट है उसे जनरेट करने में मदद देती है। यानी बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस को ये चंद मिनटों, ये चंद फ्यू लाइन्स ऑफ कोड के अंदर हमें करके दे देती है। तो हमारे पास रिपीटिशन स्ट्रक्चर या लूप की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं वो है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। एक और लूप है वो फॉर ईच लूप है, जो कि हम फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एरे के साथ रिलेटेड है। जब हम एरे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम उसके बाद उसको भी देखेंगे, क्योंकि अगर मैं उसको इस वक्त करवाऊंगा तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर की पहली टाइप जो है वाइल लूप, वो किस तरह से काम करती है। तो उसकी एक एनालॉजी अगर देखें, यानी ये पहले तो हम ये भी आपसे बात कर चुका हूँ कि किसी काम को 100 मरतबा या एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मरतबा अगर हम करना चाहें। उसके अलावा एक और मिसाल ये हो सकती है कि हमारा वाइल लूप की तरह जो कंडीशंस हैं ये उस वक्त का काम करती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक हमारे फ़ोन के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, तो बार बार मैसेज आते हैं, हम उसी वक्त तक उसे देखेंगे बार बार मैसेज को जब तक हमारे काम का जो मैसेज है वो नहीं आएगा। यानी एक कंडीशन पहुंचने तक हम बार बार उसी काम को परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स को देखते हैं तो हमारे पास इसका सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले वाइल का एक कीवर्ड है, उसके बाद जैसे दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें एक कंडीशन लिखना होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमें एक कंडीशन लिखना है। उसके बाद हमारे पास इसको कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर एक ऐसा कोड आएगा जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में रन करेगा। तो ये किस तरह से काम होगा, हम सबसे पहले किसकी एग्जांपल देखते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक आई नाम का एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को हमने एज अ कंडीशन इस वाइल लूप के बाद इसकी जो हमारी कंडीशन थी उसके अंदर रखा कि वाइल आई इज लेस देन 5, कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक क्या किया जाए, सी आउट करो आई की वैल्यू को। और उसके बाद ये हमारे एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये है कि उस वक्त तक जब तक इसे हमने रन करना है, इसको सी आउट करना है, तो हर बार आई की वैल्यू को एक नई लाइन में प्रिंट किया जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आई को इंक्रीमेंट किया गया है। यानी अगर हम ये इस इंक्रीमेंट को, इसकी वजह हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लूप के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये उस वक्त तक फॉल्स नहीं होगी जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी। उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास पहले तो 0 है तो उसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा।
तो अगर हम यहाँ आई प्लस प्लस करेंगे तो आई प्लस प्लस का मतलब ये होगा कि हमारी इस स्टेटमेंट के रन होते ही आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और आई की वैल्यू जहाँ 0 थी वहाँ 1 हो जाएगी। तो इस तरह से पहले हमारी जो स्टेटमेंट रन होगी उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 1, तो दोबारा फिर से हमारा कंट्रोल इसी कंडीशन के ऊपर आएगा और चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है। तो चूंकि हमारे पास अभी भी आई की वैल्यू 1 है जो कि 5 से कम है, तो दोबारा फिर से वो इस स्टेटमेंट को रन करेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस जो है वो इसके सिंटैक्स का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है कि इसके सिंटैक्स का हिस्सा है, आपको ये काम ज़रूर करना है। जैसे ही आप कंडीशन के अंदर किसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे उसका इंक्रीमेंट करना लाजमी है। तो दोबारा फिर से वो चेक करेगा कि आई प्लस प्लस करेगा, उसकी वैल्यू हो गई 2, तो फिर से हमारा जो कंडीशन है वो दोबारा फिर से चेक होगी। तो इस वक्त तक हमारी कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक हमारी वैल्यू जो है वो 5 से कम नहीं हो जाती, यानी आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 जब तक रहती है उस वक्त तक हमारी कंडीशन जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो काम करता रहेगा। जैसे ही हमारी वैल्यू जो है वो 5 होगी, यानी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी कि आई की वैल्यू 5 से कम नहीं है, 5 है। तो उस वक्त क्या होगा कि जब हमारी कंडीशन यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पहुँचेगा वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो तो 5 से कम नहीं है, अब ज़्यादा है, तो वहीं पर जो है प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी उसके बाद जो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं होंगी। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे और हमारे ये इस वेरिएबल को यूज़ करके और उसको बार बार इंक्रीमेंट करके। तो हम सबसे पहले वाइल लूप की एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि हमें एक ऐसे यानी एक स्टेटमेंट जो है वो 10 बार प्रिंट करनी है। जस्ट कोड नाम की एक स्टेटमेंट है जिसे हमें 10 बार प्रिंट करना है वाइल लूप को यूज़ करके। तो चूंकि हमारी ये जो ट्यूटोरियल है ये है 13वां ट्यूटोरियल, हमारे पास 13वीं वीडियो है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स 12 नाम की एक फाइल बनाता हूँ। ये 13 था तो इसे 13 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें चूंकि एक वाइल लूप को यूज़ करना है तो एक वेरिएबल हमें सबसे पहले जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि वो ये डिटरमिन करे कि हमारी लूप जो है वो कितनी मरतबा चलेगी और इसी तरह से हमारे स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार प्रिंट की जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, आई को ही डिक्लेयर कर लेते हैं। नॉर्मली हम लूप्स के लिए आई को यूज़ करते हैं, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल सा सिनेरियो है कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वाइल लूप नाम का जो है ये सिंटैक्स लिखता हूँ। तो जैसे ही आपने वाइल लिखा तो ये C++ की अपनी एक फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही आप वाइल लिखकर, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा तो अगर ये हमारी जो सबसे पहला जो ब्लॉक आ रहा है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो इसका अपना सिंटैक्स है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर उसने कंडीशन लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी है। चूँकि हमें प्रोग्राम को 10 मरतबा रन करना है तो i इज़ लेस देन 10। इसका ये भी तरीका हो सकता था कि मैं यहाँ पर i को 1 से इनिशियलाइज कर देता और यहाँ पर इसको i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कर देता, तो हमारा प्रोग्राम जो था वो 10 बार रन होता। तो आपको देखना ये है कि प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कितनी बार रन होगा। तो यहाँ पर मैंने i इज़ लेस देन 10 कर दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर हमें उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना होगा सी आउट के अंदर कि ये स्टेटमेंट को तुम्हें रन करना है, यानी सी आउट करना है उस कोड को। तो उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमें उसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि हर एक जितनी भी बार हमारी जो स्टेटमेंट है या लूप है वो चले उतनी बार हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बढ़ती जाए ताकि आखिरकार वो इस कंडीशन तक पहुंच भी सके। वरना एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी वो इस तरह से कि जब भी हमारी जो प्रोग्राम है वो बार बार चेक करता रहेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम है और वो आई की वैल्यू 0 ही होगी। अगर वो हम इसे इंक्रीमेंट ना करें, आई की वैल्यू 0 रहे, तो वो कभी भी उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो बार बार चलता जाएगा। ऐसे प्रोग्राम को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप हर बार जो है इस कोड के बाद इसे इंक्रीमेंट लाजमी करेंगे, इसके सिंटैक्स का एक हिस्सा है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमें 10 मरतबा जस्ट कोड लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसने जो प्रिंट कर दिया है, मैंने यहाँ पर स्केप सीक्वेंसेस या कोई एंडल नहीं लगाया था, मैं इसे एंडल लगा के दोबारा फिर से रन करता हूँ। तो इस तरह से ये जैसे ही रन होगा ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसे गिन भी लें, ये 10 मरतबा लिखा हुआ है। तो इसका एक और जो तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि मैं इसे यहाँ पर 1 कर देता और इसे इक्वल टू कर देता। तो जैसे ही हमारे ये प्रोग्राम ये रन होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम 10 तक हमारी लूप जो है वो पहुंचती, तो वो 10 से अगर प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा हो जाता, यानी हमारी जो लूप थी उसके अंदर आई की वैल्यू, जब यहाँ से आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी तो वहीं पर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और वैसे ही हमारा ये जो प्रोग्राम का अंदर वाला हिस्सा है ये रन नहीं होगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल करेंगे कि हमारा प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से कितनी मरतबा रन की जाएंगी।
तो आप देख सकते हैं कि हमने ये काम कैसे किया। अब एक उसकी एक और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करे और उसके बाद उनका सम निकाले यूजिंग व्हाइल लूप। तो हम जानते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन के अंदर, यानी अगर हम दोबारा फिर से इस तरह का एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। जब हम नॉर्मली 0 ही रखेंगे और उसके बाद जो कंडीशन होगी उसके अंदर लेस देन को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। फर्ज करें कि हमारे पास, यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ पर वाइल लूप लगाई, तो यहाँ पर मैं पहले एक बार खुद भी सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ आपको। तो वाइल के बाद हमने एक ब्रैकेट लगानी है, चूँकि हमें इसे 5 मरतबा रन करना है तो मैं यहाँ पर i लेस देन 5 लिखूंगा, यानी हमारी लूप जो है वो 5 मरतबा चलेगी, पहले 0 की वैल्यू पर, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो चूंकि हमारी कंडीशन उस वक्त तक ट्रू होगी जब तक हमारी i की वैल्यू 4 है। जैसे ही 4 से बढ़ेगी तो चूंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, i जो है वो लेस देन 5 नहीं रहेगा, i लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो वहीं पर हमारी कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमें इसको 5 मरतबा रन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कौन सा वेरिएबल है ऐसा जो कि 1 से लेकर 5 मरतबा 1 से लेकर 5 तक हमारी काउंटिंग को प्रिंट कर सकता है, तो वो वेरिएबल जो है वो सिर्फ ये हमारा i का वेरिएबल है। तो इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर i की वैल्यू को 1 रख देता और इसे यहाँ पर 5 कर देता। तो पहले मैं दूसरी आपको यही वैल्यू जो यही तरीका चेक करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये वाहद वेरिएबल है जो 1 से लेकर 5 मरतबा तक की काउंटिंग जो है उसे प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई इस तरह से नहीं कर सकता कि अगर मैं यहाँ पर सीधा 1 2 3 4 5 लिख दूँ तो उस तरह से तो प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि एक ऐसी वेरिएबल को यूज़ करूँ जो हर बार स्टेटमेंट के चलने पर अपनी वैल्यू को चेंज करे। तो वो वेरिएबल सिर्फ i है। तो यहाँ पर अगर मैं i लिख कर एंटर करके इसे रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा, यानी पहली बार हमारी वैल्यू जो है i की हो गई 1। जब वो इस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद यहाँ पर इसे रन करेगा तो i की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा फिर से यहीं पर आएगा तो i की वैल्यू, चूंकि हमने यहाँ पर इसे इंक्रीमेंट भी करना था, जब हम इसे इंक्रीमेंट कर देंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। दोबारा फिर से वो इस कंडीशन को चेक करेगा, वो क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को वो रन करेगा। इस स्टेटमेंट के रन करते ही उसकी i की जो 2 वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से ये लूप उस वक्त चलेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसको मैं पहले इसी को रन करके आपको दिखाता हूँ। इसको सेव करना था पहले, फिर से रन करना था, तो मैं सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक लाइन के अंदर 1 2 3 4 और 5 को प्रिंट कर दिया, यानी हमारे पास i की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब हमारा दूसरा काम ये था कि हमें इसका सम भी मालूम करना था। हमारे पास जो भी हमारे 1 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ थी उनका हमें सम भी मालूम करना था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी हमें किसी चीज़ का सम मालूम करना है तो उसके लिए पहले तो हमें एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि उसके सम को अपने पास जो है वो स्टोर करे। तो सम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे तो इसे सम करने के लिए हमारे पास इसे पहले 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि जैसे जैसे हम इसके अंदर सम करें वो वैल्यू 0 के अंदर जो है वो स्टोर हो, 0 के अंदर उसका सम हमारा जो है वो एंटर होता जाए। अगर हम यहाँ पे इसे सम को 0 से डिक्लेयर नहीं करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो उस सूरत में ये होगा कि सम के अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, और जो गार्बेज वैल्यू अगर पड़ी होगी तो हमारे पास एन मुमकिन है कि हमें डिफरेंट किस्म की जो हमारी अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं उनका सामना करना पड़े। तो बेहतर है कि हम सम को पहले 0 से इनिशियलाइज कर दें। तो अब हमारे पास इसका सम मालूम करने का तरीका ये है कि यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस i। अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि सम की वैल्यू जो है वो क्योंकि पहले होगी 0, तो सम क्या वैल्यू होगी, सम इज इक्वल टू 0 प्लस i का वैल्यू जो है वो 1 है, तो सम की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। दोबारा से जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा तो सम की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो उसके अंदर दोबारा फिर से 1 प्लस i की वैल्यू जो चूंकि बाद में 2 हो गई तो 1 प्लस 2 यहाँ पर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से बार बार जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट जो है वो रन होंगी, हमारी सम की वैल्यू के अंदर हर बार i की जो वैल्यू है वो दोबारा से ऐड हो जाएगी। इस तरह से हमारा सम जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको दोनों चीज़ों को तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर सम को प्रिंट नहीं करूँगा, सम को उस वक्त प्रिंट करूँगा जब हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी, यानी हमारे सम की जो सारी उसने जितनी भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था, अपने अंदर ऐड करना था, वो तमाम को कर लेगा, हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद मैं सम की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम इज़, तो अब इसको अगर मैं रन करूं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एज इट इज काम करेगा जैसे कि हम चाहते थे। तो सबसे पहले उसने इन तमाम वैल्यूज़ को एक लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया और उसके बाद उनका सम मालूम कर लिया। तो उसको अगर आप जमा करें तो 15 ही आएगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमारी वाइल लूप किस तरह से काम करती है। अब आपके पास जो टास्क है वो ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है यूजिंग वाइल लूप। तो इसका जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल वही होगा जैसे हमने 1 से 5 तक हमारा काम हमने अपनी जो एक काउंटिंग थी वो प्रिंट की थी, तो उसी सिनेरियो को यूज़ करते हुए आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना है। अब मैंने अपने खुद तो भी एग्जांपल्स लिख के दिखाई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स आएंगी वो वही होंगी कि मैंने पहले से वो लिखी हुई हैं, मैं उन्हें सिर्फ आपको समझाऊंगा। इसको इस तरह से करने का मकसद ये था कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाए हमारी वाइल लूप का। तो अब हमारे पास जो दूसरी वाइल होती है वो हमारी दूसरी जो लूप होती है वो होती है डू वाइल लूप। काम इसका भी वही होता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा फ़र्क है जो कि वाइल लूप से इससे अलग करता है। यानी हमारे पास जो डू वाइल लूप है वो डू का मतलब क्या हुआ कि करो उसके बाद वाइल, कि सबसे पहले एक काम करो। वाइल का मतलब हमारी जो कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन जो है वो रन नहीं हो जाती। तो हमारी इसके अंदर और वाइल लूप के अंदर फ़र्क ये है कि ये सबसे पहले कंडीशन को चेक नहीं करती। यानी हमारा ये जो प्रोग्राम है, अगर आप इसके सिंटैक्स को देखें, पहले मैं इसके आपको एक इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। यानी हमारा प्रोग्राम जो है ये कंट्रोल को जब एंटर होता है तो सबसे पहले लूप की बॉडी के अंदर एंटर होता है। यानी कि ये सबसे पहले एक बार इस स्टेटमेंट को ज़रूर रन करता है और उसके बाद हमारी कंडीशन को चेक किया जाता है। यानी दूसरी हमारी जो लूप्स थी, वाइल लूप की अगर हमने बात की थी, तो वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता था। तो अगर वो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती तो वो हमारा प्रोग्राम कभी भी रन ना होता। लेकिन ये वाली जो लूप है ये एक मरतबा ज़रूर प्रोग्राम को रन करती है। जैसे इसकी एक एग्जांपल आप देखें तो हमारी जो गेम्स होती हैं, गेम्स के अंदर हमारे पास डू वाइल लूप का यूज़ किया जाता है। यानी हम सबसे पहले वो काम जो है वो गेम को खेल लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो भी ऑप्शन आते हैं, जो इनके हमारे पास रिज्यूम करने का ऑप्शन आता है या न्यू गेम करने का ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले क्योंकि हम गेम खेलते हैं तो उसके अंदर हमें डू वाइल लूप का ही इस्तेमाल किया जाता है कि हम पहले गेम खेलते हैं। वाइल कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास जो है वो कोई अगर उसके अंदर कोई स्कोर्स का कोई इस तरह से उन्होंने रखा हो कि हमारे पास इतने स्कोर होने चाहिए या इतने हमारे पास जो है वो कॉइन्स होने चाहिए, उसी सूरत में आप गेम को खेल सकते हैं। तो वो कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डू वाइल लूप का यूज़ किया जाता है। तो हमारा सबसे पहले प्रोग्राम लूप की बॉडी के अंदर एंटर होगा, उसको रन करेगा, बाद में कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद वही काम होगा जो कि वाइल लूप के अंदर किया जाता था। यानी उसके बाद दोबारा फिर से कंडीशन को चेक करने के बाद अगर वो ट्रू होती है तो उस लूप की बॉडी के अंदर दोबारा आएगा और उस स्टेटमेंट को रन करेगा। उसके बाद फिर वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। अब इस मरतबा अगर कंडीशन ट्रू है तो वही काम चलता रहेगा, वरना फॉल्स होने की सूरत में लूप की बॉडी से हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। तो इसके सिंटैक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक डू नाम का कीवर्ड है और उसके बाद हमें वो ब्लॉक दिया गया है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। उस ब्लॉक के बाद इस करली बेसिस के बाद हमारे पास जैसे वाइल के साथ हम कंडीशन को यूज़ करते थे, बिल्कुल उसी तरह से वाइल का एक कीवर्ड है और यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है। तो ये जो हमारे पास ये लूप है ये कम से कम एक मरतबा तो रन होती है। हालांकि अगर कंडीशन फॉल्स हो ये उस वक्त भी एक मरतबा तो रन होगी, उसके बाद ये देखेगी कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इंट आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने यहाँ पर डू नाम का एक कीवर्ड रखा, उसके बाद यहाँ पर सी आउट की आई की वैल्यू और >n। उसके बाद इसे जैसे कि दूसरा हमारी वाइल लूप के अंदर होता था तो हमें यहाँ पर इसे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी वाइल लूप की जो भी वाइल का कीवर्ड है उसके बाद हमें एक कंडीशन लिखनी है। तो इसका और उसका मैं आपको पहले एक वर्क समझाता हूँ। यानी इस प्रोग्राम को पहले हम यहाँ पर रन करते हैं, यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऐसे करते हैं कि इसको मैं आपको इसका फ़र्क समझाने वाला हूँ। यानी इससे पहले मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और यहाँ पर एक दोबारा से एक प्रोग्राम लिखता हूँ, यानी i इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैंने एक ऐसी कंडीशन रख दी जो कि फॉल्स थी। यानी हमारे पास जो वैल्यू थी i की वो पहले से हमारी वैल्यू 5 है, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि i की वैल्यू जो है वो 4 से कम हो। तो उस सूरत में अगर हम वाइल लूप का जायज़ा लें कि वाइल लूप किस तरह से काम करेगी, तो एक ज़रूर सी बात वो है कि हमारा जो वाइल लूप है वो सबसे पहले को कंडीशन को चेक करती थी। तो जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 है तो जैसे ही वो कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन पहले नंबर पे फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी जो लूप है वो इसके अंदर एंटर ही नहीं होगी, यानी कुछ भी सी आउट नहीं किया जाएगा। अभी इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम रन हुआ इसने कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी वो पहले से ही फॉल्स हो चुकी थी। लेकिन अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ। इसको पहले वाले को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ।
अब इसी प्रोग्राम को अगर हम डू वाइल की सूरत में लिखें तो इसके प्रोग्राम डू वाइल की सूरत में हमारा फ़र्क ये आएगा कि हमारा प्रोग्राम एक मरतबा इस स्टेटमेंट को रन ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट को चेक, हमारी कंडीशन को इसने बाद में जब चेक करना है कि कंडीशन जो है वो वहाँ पर क्या लिखी हुई है, तो ये ऐसे ही होगा कि वो जब उसे बाद में चेक करेगा तो पहले मरतबा तो उसने उसे रन कर दिया तो उसे रन ज़रूर करेगा। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही कंडीशंस लिखता हूँ। तो अगर मैंने वाइल लूप को यूज़ किया था तो उस वक्त हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई थी, लेकिन इसके बारे में हमारे पास जो है एक मरतबा सी आउट वो ज़रूर किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक मरतबा सी आउट किया, तो इसने इसी तरह से काम किया कि इसने सबसे पहले इस डू के बाद जो भी हमारे पास स्टेटमेंट थी उसे रन कर दिया एक मरतबा। उसके बाद उसने चेक किया कि क्या हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, वाइल आई इज़ लेस देन 4, तो आई की वैल्यू तो 5 थी, वो 4 से कम तो हरगिज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम यहाँ पर दोबारा नहीं गया बल्कि उसने यहीं से कंट्रोल को बाहर भेज दिया और प्रोग्राम जो है वो यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। अब इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं से कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड के अंदर प्रिंट करता हूँ। यहाँ से इसको इसी तरह से कमेंट आउट कर देता हूँ। बाद में आपको कोड में प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए मैं इसी तरह से एक तरतीब से लिखता हूँ। तो इंट मेन को भी यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि ये चीज़ हम पहले लिख चुके हैं। तो डू वाइल लूप की मदद से हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि काउंट नाम के एक वेरिएबल बना लिया, यानी इसको आई भी आप लिख सकते थे। काउंट के नाम के एक वेरिएबल बनाया जिसे हमने 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। तो जिस तरह से हमने वाइल लूप के अंदर काउंटिंग प्रिंट की थी बिल्कुल उसी तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैंने काउंट नाम के एक वेरिएबल बनाया और इसे काउंट को यहीं पर प्रिंट कर दिया, यानी हमारे पास जो पहली वैल्यू थी आई की, काउंट की जो पहली वैल्यू थी वो यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हम कंडीशन के तौर पर यूज़ करते हैं सिर्फ वही एक वेरिएबल होता है जो रिपीटेडली अपनी वैल्यू को चेंज करता जाता है, एक एक करके उसे बढ़ाता जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उसे इंक्रीमेंट करते हैं। वहाँ पर उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई कि जब तक हमारा जो प्रोग्राम की वैल्यू, जो किसी वेरिएबल की हमारी जो वैल्यू हमने कंडीशन के अंदर रखी है, जब तक वो 10 के बराबर है तब तक तो इसको रन करो। जैसे ही वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, यानी वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो आपको जो वैल्यूज़ दूसरे सिनेरियोज जिस तरह से आप उसके अंदर यूज़ करते थे वाइल के अंदर, आपको बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करने हैं, लेकिन इसका फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा कि ये एक मरतबा स्टेटमेंट को ज़रूर रन करेगा। तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, ये इस तमाम को एक एक मरतबा प्रिंट करता जाएगा। और यहाँ पर इसने स्पेसिस दिए हैं, तो ये होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 जो काउंटिंग है वो एक स्पेस के दरमियान में उनके एक एक स्पेस आएगी। तो इस तरह से इसने 1 से लेकर 10 के तक जो है हमारी काउंटिंग जो थी उसे प्रिंट कर दिया है। अब एक दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक यूज़र से अपना एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट लेता है और उस रेंज के अंदर जो ओड नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करता है। तो मैं यहीं से इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, इसके लॉजिक को समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है। तो अगर आपको लूप्स की समझ आ जाती है तो इस तरह के बहुत से बेशुमार सिनेरियोज हैं जिनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बगैर लूप के जिनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, तो जो कि हम स्टार्ट और एंड के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद यूज़र से इनपुट के तौर पर लेंगे। तो ये एक रेंज होगी, यानी 1 से लेकर 10 तक हो सकती है कि 1 से लेकर 10 तक जो है मुझे इसके दरमियान जितने भी ओड नंबर्स हैं मुझे वो तमाम नंबर चाहिए। तो वो क्या इस तरह वो किस तरह से हो सकता है कि जैसे हम ओड नंबर को देखें तो ओड नंबर ऐसा नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर हमारे पास जो भी हमारी रेंज है वो हमें रेंज भी एक ओड नंबर ही देना पड़ेगी, यानी 0 से लेकर अगर मैं 10 तक देता हूँ तो उसके दरमियान में जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते मैं उन तमाम को प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो नंबर जो है वो ओड होंगे। तो इसके लॉजिक को हम समझते हैं कि इफ़ स्टार्ट $2 इज इक्वल टू 0। तो फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर उसको एक रेंज दी 0 से लेकर 10 तक। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। अब हम इसके अंदर जो है वो दूसरी सिनेरियोज को भी, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को भी यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या हमारा जो स्टार्ट का मॉडुलस हम 2 से लें तो वो 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पर 0 की जगह 2 लिख देता हूँ जिसकी आपको जो अच्छी तरह से समझ आएगी। तो यहाँ पर उसने चेक किया 2 से अगर उसको डिवाइड करने के बाद हमारा मॉडुलस अगर 0 आ गया तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उस सूरत में वो क्या करेगा, एक मिनट मैं यहाँ देखूँ,
हाँ, तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि वो इस कंडीशन को ट्रू होने की सूरत में वो अंदर की तरफ जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक इवन स्टार्टिंग पॉइंट ही देना है, हम ओड स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं दे सकते। तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि सबसे पहले उसने स्टार्ट नाम का जो वेरिएबल था उसे इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू अगर फर्ज करें कि 2 थी तो वो हो गई 3 हो गई। तो वो क्या करेगा कि सी आउट करेगा उस ओड नंबर्स की विद इन द रेंज, यानी कि एक प्रॉम्प्ट है उसने शो किया है। तो उसके बाद जब तक हमारी स्टार्ट की वैल्यू जो है वो एंड की वैल्यू के बराबर या उससे कम नहीं है तब तक इस लूप को चलना है। सबसे पहले चूंकि यहाँ पर वैल्यू जो 2 थी वो हो गई 3, तो पहला ओड नंबर तो हमें वहीं से मिल गया, तो वो यहीं पर इस ओड नंबर को यानी इस स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू थी उसे वहीं पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद एक स्पेस लगा देगा और उसके बाद चूंकि हमारे पास फर्ज करें कि एक 3 है, 3 हमारे पास पहला एक ओड नंबर आ गया, तो नेक्स्ट ओड नंबर को हासिल करने के लिए हमें उसके अंदर 2 का इजाफा करना पड़ता है। जैसे जैसे हम उसके अंदर 2 का इजाफा करते जाएंगे तो हमारे पास बार बार ओड नंबर्स ही हमारे पास जो है वो जनरेट होंगे। इसी तरह से वो इसके अंदर 2 का इजाफा कर रहा है। हमारे पास हमने पहले लूप्स के अंदर प्लस प्लस को यूज़ करके इंक्रीमेंट उनके अंदर किया था, जब हमारे पास ज़रूरत ये थी कि हमें एक का इंक्रीमेंट चाहिए था। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट चाहते हैं तो हम इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्लस इज इक्वल टू सिंबल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से काम करता है। यानी स्टार्ट प्लस इज इक्वल का मतलब है कि स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 2। तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी लूप चलेगी हमारे स्टार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू जो है हमारे पास 3 आ चुकी थी। तो 5, 7 और 9 यहाँ तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। जैसे ही हमारी वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी तो हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट के नाम पर इसे 10 दिया था। तो जैसे ही हमने ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई तो उसने यहाँ पर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया और प्रोग्राम इसकी बॉडी से बाहर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ एरर है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि एरर कहाँ पे आ रहा है। दोबारा से इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर है। तो रिटर्न 0 से पहले हमें यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस लगानी थी, जो कि यहाँ पर हमारी गलती थी। तो ये उस सूरत में हमारा प्रोग्राम जो है वो काम करेगा जब हमारा स्टार्टिंग नंबर जो है वो एक इवन नंबर हो। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग नंबर इवन ना हो तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि अगर हमारा जो नंबर मैंने इवन के तौर पर नहीं दिया, क्योंकि जब इवन नंबर होगा तो उसके अंदर 1 का पहले इजाफा करेगा फिर उस नंबर को प्रिंट करेगा। यानी अगर 2 था तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 का इजाफा करके हमारे पास जो ओड नंबर्स हैं वो जनरेट होते रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग नंबर ही कोई एक ओड नंबर दे दिया तो उसकी सूरत में क्या होना चाहिए कि अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर के तौर पर इसे एक ओड नंबर दिया है, यानी मैंने इसको रेंज कुछ इस तरह से दिया है कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो सूरत में क्या होना चाहिए कि इस रेंज के अंदर यानी 1 से 10 के दरमियान में 1 को एक्सक्लूड करके, तो वो सिर्फ सिंपली इस तरह होना चाहिए कि उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट करता जाए और 1 के बाद 3, 3 के बाद जो है वो 5, 7 और 9 इस तरह से जो ओड नंबर्स हैं उनको प्रिंट किया जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, जहाँ पर सिंपली इसी लूप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो चूंकि हमें एक काम जो वो नहीं करना था, यानी इसके अंदर इंक्रीमेंट ही नहीं करना था, सिर्फ उसके अंदर 2 का इजाफा करना था, तो मैं सिंपली इसी लूप को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारी लूप जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेगी। दूसरी जब मैंने जो लिखा थी पहले जो हमारी लूप थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे एक मरतबा वो ठीक से देख ही लेता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो जैसे ये लूप ख़त्म होती है उसके बाद भी एक करली ब्रेस जो है वो लगानी थी। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से काम करेगा। तो मैंने सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया 1 और 10, तो इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 को उसने यहीं पर प्रिंट कर दिया। चूँकि मैंने पहले आपसे बात की थी कि ए को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के मुताबिक इसने उस वक्त जो उसकी वैल्यू थी उसको भी प्रिंट कर दिया। तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले काम को +2 को यहाँ पर पहले कर दूँ तो फिर ये होगा कि वो 1 जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू जो है वो 3 से शुरू होगी, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक। तो 3 से लेकर 11 तक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट पहले हो रहा था, इसको मैं दोबारा से नीचे कर देता हूँ।
तो आपको उसी तरह से करना है, 1 से लेकर जो जैसे ही हम 1 से लेकर 10 तक की रेंज उसे देंगे तो वो 1 से लेकर 10 के दरमियान जो भी हमारे ओड नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट कर देगा। लेकिन जब हमारे पास ये प्रोग्राम के अंदर हमने इस चीज़ को शामिल नहीं किया था, तो उस सूरत में ये था कि जैसे ही हम इवन नंबर देते तो वो इवन नंबर का तो जो उसके दरमियान जितने भी हमारे पास थे उन तमाम ओड नंबर्स को हमारे पास जनरेट करके दे देता, लेकिन ओड नंबर्स की सूरत में वो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट करता। तो अब दूसरी जो हमारे पास रेंज है वो 2 से लेकर 10 तक है, तो 2 से लेकर 10 तक 3, 5, 7 और 9 ये 4 वेरिएबल जो भी ओड नंबर्स हैं यही एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही थी कि मैंने आपसे बात की थी कि 1 से लेकर 10 तक अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद जो 3 है, 3 से लेकर वो 9 तक जो भी ओड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करें। तो ये काम अब आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके दिखाना है कि ये काम किस तरह से हो सकता है। ये आपके ऊपर अब मैं छोड़ता हूँ कि इसके लॉजिक को आप खुद से जनरेट करें कि ये काम किस तरह से हो सकता है कि वो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 3 से शुरू करे, ओड नंबर्स को 1 से शुरू करने की बजाय 3 के नंबर से शुरू करे। अब ये आपको खुद से करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट करके देना है, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है। तो अब आपके लिए जो दूसरा एक टास्क है वो ये है कि आपको डू वाइल लूप को यूज़ करके 10 से लेकर 1 की तरफ जो काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो ये भी निस्बतन आसान है। अगर आप सोचें कि जैसे हमने उसके अंदर जो पहले वेरिएबल्स यूज़ किए थे, हमने एक इंक्रीमेंट करके उसको यूज़ किया था, तो इंक्रीमेंट की जगह हमारे पास डिक्रीमेंट के भी तो ऑपरेटर होते हैं, यानी अगर हम i प्लस प्लस कर सकते हैं तो i माइनस माइनस भी कर सकते हैं। तो उसका लॉजिक ये होगा कि आपको डू वाइल लूप को तो यूज़ करना आ गया, आपके पास जो कंडीशन के अंदर आप जो इंक्रीमेंट करते थे उसकी जगह आप डिक्रीमेंट करेंगे, i को प्लस प्लस करने के बजाय i माइनस माइनस करेंगे। और उसके अलावा जो वाइल लूप है, यानी कि लूप के अंदर आपने जो वैल्यू रखी है, आप उसके अंदर कंडीशन ये लगाएंगे कि जब तक हमारी जो वेरिएबल है वो 1 है या 1 से बड़ा है तब तक ये जो भी लूप है ये चलती रहे। उसके बाद ये आपको लूप टर्मिनेट हो जाए। और इनिशियलाइजिंग जो हम सबसे पहला जो वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे वो 1 की जगह 10 रखेंगे, यानी हमारा काम जो है वो उल्टा होगा। जैसे हमने पहले जो भी हमारा प्रोग्राम था हमने 1 उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की थी, उसके बाद उसकी कंडीशन के मुताबिक वो जो आएगी एग्रीमेंट करने के बाद वो बढ़ती जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम उसकी पहली वैल्यू को 10 रखेंगे और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करेंगे, 10 से 1 की तरफ लेकर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या काम करके दिखाना है। अच्छा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी फॉर लूप की। तो फॉर लूप के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक ये उस सूरत में आप यूज़ करते हैं क्योंकि इसका काम और वाइल लूप का काम अगर हम एक ओवरव्यू इसका देखें तो ये बिल्कुल वही काम करता है, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क नज़र आता है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप इसको उस वक्त इसको लूप को यूज़ करते हैं जब आपको मालूम हो कि एग्जैक्टली कितनी मरतबा इस लूप को चलना चाहिए। तो इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक फॉर लूप, हमारे पास फॉर नाम का एक कीवर्ड आएगा, उसके बाद एक ब्रैकेट आएगी। उस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये होगी कि जैसे हमने व्हाइल लूप के अंदर पहले अपनी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था या डिक्लेयर किया था, हम वो काम जो है यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में करेंगे, यानी उस लूप के बाहर नहीं करेंगे, उसी लूप के अंदर ही करेंगे। तो अगर हम i इज इक्वल टू 0 की ये वाली एग्जाम्पल देखें तो i इज इक्वल टू 0 इंट आई इज इक्वल टू 0 जो हम बाल करते थे उसे हम इसी लूप के इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो कंडीशन हम लिखते थे वाइल लूप के साथ, जो भी ब्रैकेट होती थी उसके अंदर उस कंडीशन को इस दूसरी स्टेटमेंट की जगह पर लिखेंगे। इनको डिवाइड करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो उसकी कंडीशन के बाद एक और सेमी कॉलन आएगा और उसके बाद जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो इस आखिरी स्टेटमेंट की जगह पर करेंगे। और उसके बाद जैसे दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर था कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही बात जो है वो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 के बारे में लिखी गई है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको डिक्लेयर बाद में पहले कर लें, लेकिन इनिशियलाइज आपको यहीं पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले i को 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एक कंडीशन रखी कि जब तक i की वैल्यू 5 से कम है तब तक इस लूप को आपको चलाना है। उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया ताकि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये बढ़े भी, ताकि हमारी लूप किसी जगह जाकर टर्मिनेट भी हो सके। उसके बाद हमारी जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हमने i की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये किस तरह से काम करेगा कि 0 से लेकर 4 तक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट करेगा। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ये बिल्कुल वही चीज़ है फॉर लूप के बारे में। तो इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं कि हमें जस्ट कोड को 10 मरतबा रन करना है यूजिंग फॉर लूप। ये काम हम पहले जो है वो दूसरे वाइल लूप के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों का फ़र्क चूँकि हमें देखना है तो वो हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से लिखूँगा कि हम वाइल लूप को फॉर लूप को यूज़ करके किस तरह से ये काम करेंगे।
तो फॉर लूप जो है वो बेसिकली हमारे सिंटैक्स को भी कम कर देती है। अगर यहाँ पर मैं इसे लिखूँ आई इज इक्वल टू इंट 1 से लेकर 10 तक करनी थी, तो मैं यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 लिख देता हूँ। ये एक दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू i+1 लिख के यहाँ पर लिखूँगा, ताकि चूँकि हमारे पास आई की वैल्यू तो यहाँ पर 0 थी, अगर मैं इसको यहीं पर 0 की जगह सी आउट आई कर देता तो हमारी जो काउंटिंग थी वो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होती। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैंने आई की वैल्यू को i+1 कर दिया है, तो वो कुछ इस तरह से काम होगा कि पहली जो वैल्यू होगी, अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी या 9 होगी, जब आई की वैल्यू एक्चुअली जो वेरिएबल है उसके अंदर 9 होगी, तो उस सूरत में यहाँ पर जो है वो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि हमारी जो हमने प्रिंट किया है स्टेटमेंट उसके अंदर हमने 1 का इजाफा भी किया है। तो पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। बाद में हमारा जो जनरल सिनेरियो हम यूज़ करते हैं, यानी जब हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है तो इजी काम यही है कि यहाँ पर हम 1 लिखें और यहाँ पर इसे आई इज़ ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10 रखें, तो सिंपली हमारी जो कोड है वो रन हो जाएगा और हमें कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो 1 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट कर दिया। इसने दोबारा फिर से i+1, यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हुई है, इसे दोबारा फिर से लिख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर इसे दोबारा फिर से इंक्रीमेंट कर दिया था। आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करना है, जो मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो इसी स्टेटमेंट के अंदर हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से इसके अंदर इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो 2 मरतबा इंक्रीमेंट होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से लेकर हमारी जो काउंटिंग थी 1 से लेकर 10 तक वो यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम चाहते थे 1 से लेकर 10 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो चुकी है। अब इसी का दोबारा से हम यहाँ पर इसे दूसरे सिनेरियो से लिख के देखते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल जो हमारे पास व्हाइल लूप वाला काम था वो करते हैं। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक काम करेगी और यहाँ पर सिंपली जो आई की वैल्यू है वो यहीं पर प्रिंट होती जाएगी। यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये प्रोग्राम किस तरह से होगा कि सबसे पहले जो आई की वैल्यू 1 थी वो वही प्रिंट होगी, और जब तक हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती, यानी जहाँ तक आई की वैल्यू 10 के बराबर रहेगी, यानी 10 मरतबा ये लूप चलेगी। उसके बाद जैसे ही हमारी वैल्यू 10 से बढ़ेगी 11 होगी तो ये लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी और हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इसका एक और प्रोग्राम हमारे पास है, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी यूज़र से उसको एक टेबल ले और लेंथ ऑफ टेबल ले कि अगर 3 का टेबल है तो उसे कहाँ तक प्रिंट करना है। फर्ज करें कि 10 तक प्रिंट करना है तो 10 तक की हमें लेंथ देना पड़ेगी और उसके बाद वो फॉर लूप का यूज़ करके उस टेबल को प्रिंट करेगा। ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि इन लूप्स के कॉन्सेप्ट में हमें जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझा देती है कि लूप्स किस तरह से काम करती हैं। इस चीज़ को आप वाइल लूप के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इसे फॉर लूप को यूज़ करके करना है, क्योंकि काम तो दोनों के अंदर वही हो रहा है, सिर्फ एक सिंटैक्स का फ़र्क ही है। तो उसको मैं अगर रन करके पहले आपको दिखाता हूँ, बाद में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं टेबल का नंबर देता हूँ, यानी 3 का टेबल में देता हूँ कि कहाँ तक प्रिंट करना है। मैं यहाँ से 15 तक दे देता हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 यानी 15 तक जितना भी हमारा टेबल है उस तमाम को ये प्रिंट करके हमें दिखा देगा। इसी तरह से अगर मैं इसको 4 के टेबल अगर दे दूँ, 4 के टेबल को 10 तक प्रिंट करना हो तो ये 10 तक 4 टाइम्स 40 तक हमारे पास जो टेबल है उसे प्रिंट करके दिखाएगा। तो इसको काम ये किस तरह से कर रहा है, तो हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक टेबल है उसके अंदर एक जो कांस्टेंट वैल्यू में हमें पहले वो देखना है कि हमारे पास टेबल के अंदर सेम कौन कौन सी वैल्यूज़ रहती हैं जिनको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले जो टेबल का नंबर है वो हर एक लाइन के अंदर बिल्कुल वही रहेगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लिखें तो 3 जो है वो हर एक लाइन के अंदर 3 का 3 ही आएगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है क्रॉस। तो क्रॉस जो है उसे भी हम एक ऐसा स्ट्रिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद बात आ जाती है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिन्हें जो 1 2 3 4 जब हम टेबल की बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह से ये जो 1 और 2 है ये एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाता है। तो इसकी जगह हमें कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा सी आउट के अंदर, यानी हम बेसिकली हम काम तो यही कर रहे हैं ना कि एक जो स्ट्रिंग है उसे को प्रिंट करते हैं, एक सी आउट हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही सी आउट जो है वो बार बार हो, तो वहाँ पर हम एक आई की वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे जो 1 से लेकर 10 तक काम करे। तो वहाँ पर क्योंकि इसके में एक ऐसा वेरिएबल चाहिए था जो इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो वहाँ पर हम आई को यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया इक्वल टू, तो इक्वल टू भी एक एज अ स्ट्रिंग को ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद टेबल नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, तो टेबल को जो नंबर है यानी हम क्या चाहते थे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो, तो 3 हमारे पास कहाँ से आएगा, जो हमने टेबल का नंबर दिया। और उसके बाद जो आई है वो आई की वैल्यू 1 थी, तो 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 1 की हमारे पास जो वैल्यू बार बार चेंज होने वाली है वो भी हमारे पास
उस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हम सिंपली टेबल नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई कर देंगे। मल्टीप्लाइड के लिए यहाँ पर हम स्टेरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय आई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा 1 से। बेस्ट जो हमारे पास प्रैक्टिस है वो यही है कि आप अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग चाहिए तो आप वेरिएबल को ही 1 से इनिशियलाइज कर दें। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रन होगी। टेबल नंबर यानी अगर हमने टेबल जो को नंबर जो अगर 3 दिया है तो 3xi, तो i की जगह हमारी जो वैल्यू थी वो आ गई 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे रन होना है तो 3 की वैल्यू जो है जो भी टेबल के नंबर फर्ज करें हमने तो 3 दिया था, तो 3 को वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आएगा उसे इस जगह पर प्रिंट कर देगा। इसे मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ और बात करते हैं कि ये क्या काम करता था। तो इसे अगर मैं यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक टेबल जो है वो बनाने की कमांड दूँ तो सबसे पहले उसने क्या किया, 3 को 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसे 3 ला दिया। और जैसे ही हमारी जो ये एक लूप है दोबारा से चली तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो यहाँ पर इस क्रॉस के बाद भी हमारी जो वैल्यू थी वो आई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू यानी 2i, और यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो उसने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखा वो था 6, तो उसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया। तो इसी तरह से हमारी जो लूप है वो बार बार चलती जाएगी और जहाँ तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है वहाँ तक इस प्रोग्राम को बार बार इस लूप को चलाया जाएगा। और जैसे ही जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग हमारी जो एग्जाम्पल थी वो ये टेबल प्रिंट करने वाली थी। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आपके पास जो टास्क है वो ये है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 1 से लेकर 40 तक की चीज़ को प्रिंट करे। यानी आप अगर इसके अंदर गौर करें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि 1 से हमारी वैल्यू शुरू होती है तो उसके बाद 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 के बाद 3 का इजाफा करें तो 4, 4 के अंदर 3 का इजाफा किया जाए तो 7, इसी तरह से एक सीरीज चलती जाएगी। वो यानी आपको हर एक वैल्यू के अंदर 3 का इजाफा करना है। जहाँ पर आप आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते थे या 2 का इंक्रीमेंट करते थे वहाँ पर आपको 3 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।